बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नावल है दैट इज़ द स्टोन एंजल बाय मार्गरेट लॉरेंस। इस वीडियो में हम मार्गरेट लॉरेंस की शॉर्ट बायोग्राफी, सेटिंग, कैरेक्टर समरी और थीम्स ऑफ द नावल डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्गरेट लॉरेंस, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1926 से लेके 1987 में इसकी डेथ हुई, एक कैनेडियन नॉवेलिस्ट थी, known for her powerful storytelling and exploration of themes such as identity and family dynamics। इसके जितने भी वर्क हैं उसमें ज़्यादातर आपको जो थीम्स देखने को मिलेंगे वो आइडेंटिटी से रिलेटेड या फैमिली डायनामिक्स यानी फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह से रिलेटेड। Born in Manitoba, Lawrence's upbringing in Canada priorities deeply influenced her writing। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसने जो वर्क वगैरह होते हैं यानी कनाडा की एक जगह है, तो यहाँ से जो है इसने अपनी जो वर्क वगैरह जैसे लिटरेरी वर्क है वहाँ इसकी शुरुआत की थी। She gained widespread acclaim for her Manuka series, including The Stone Angel and The Diviners। Lawrence's work often features strong, complex female protagonists navigating life in small town Canada। तो ये एक सीरीज़ का नाम है, ठीक है, जिसमें ये द स्टोन एंजल नावल आ जाता है और ये आ जाता है, ये वर्क आ जाता है, ठीक है। और इसके जितने भी वर्क थे उसमें लाइक कम्प्लेक्स फीमेल प्रोटोगनिस्ट जो है वो शो की जाती हैं और स्मॉल टाउन कनाडा यानी उस चीज़ को नेविगेट करके हर कंट्रीब्यूशंस टू कैनेडियन लिटरेचर अर्नड हर न्यूमेरियस अवार्ड्स एंड शी रिमेन्स अ सेलिब्रेटेड फिगर इन लिटरेरी हिस्ट्री। और इसने लाइक ऑब्वियसली कनाडा से, तो कैनेडियन लिटरेचर में इसका बहुत बड़ा रोल है और आज भी इसे रिमेंबर किया जाता है। इसके अगर करेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास हैगर शिपली, द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नावल। ये प्रोटोगनिस्ट है। हैगर इज़ एन एल्डरली वुमेन रिफ्लेक्टिंग ऑन हर लाइफ एज शी नियर्स द एंड। ठीक है, ये अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है पास्ट से और इसको लगता है कि जैसे मेरे आखिरी दिन हो। शी स्ट्रबोन, ये एक ज़िद्दी टाइप लड़की है, ठीक है, प्राउड एंड फायसली इंडिपेंडेंट ट्रेड्स दैट ओपन लीड टू कन्फ्लिक्ट इन हर रिलेशनशिप्स। अब ऑब्वियसली फिर इसकी शादी भी होती है, जैसे नीचे हमारे पास जो करेक्टर है, और ये एक स्ट्रबोन टाइप है। इसकी जो रिलेशनशिप जिसके साथ होती हैं मतलब इसके साथ भी खुश नहीं रहती। ब्रैम शिपली, हैगर्स हस्बैंड, ठीक है, हु इज़ पोर्ट्रेड एज अ रफ एंड अनरिफाइंड मैन। तो ये एक रफ यानी सख्त टाइप बंदा जिसको हम कहते हैं ना कि डिफ़िकल्ट टाइप हस्बैंड है। और डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, ब्रैम एंड हैगर शेयर अ कॉम्प्लिकेटेड एंड टिमल्टियस रिलेशनशिप। टिमल्टियस रिलेशनशिप का मतलब है डिसऑर्डर, यानी एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक दूसरे की नहीं मानी जाती, एक दूसरे को लाइक मतलब खुश नहीं रहते अपने रिलेशनशिप में, या जो इनकी शादी वाली ज़िंदगी होती है। जॉन शिपली, हैगर एंड ब्रह्म्स एल्डेस्ट सन, ये उनका बड़ा बेटा है और ये एक एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं, ठीक है। और इस तरह इसके भी जो ताल्लुकात होते हैं वो अपनी मदर के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, यानी अपने पेरेंट्स के साथ। मार्विन शिपली, ठीक है, ये उसका सेकंड बेटा है और ये थोड़ी बहुत उसकी एक्सप्लेनेशन है, इतनी इंपॉर्टेंट करेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेपर में इसके भी चांसेस हैं कि आ जाए। फिर हमारे पास है डॉरिस शिपली, ये मार्विन्स की वाइफ है, यानी इसकी वाइफ है, इसका जो दूसरा बेटा है, हु इज़ डिफेक्टेड एज अ काइंड। लेकिन ये एक ऐसा करेक्टर है जो काइंड है, अपने काम से काम रखती है। जैसन कैरी, हैगर्स फादर, ये उसके फादर हैं, यानी हमारे जो करेक्टर है ये हैगर शिपली उसके फादर हैं। और ये एक स्ट्रिक्ट टाइप हैं। हैगर्स रिलेशनशिप विद हर फादर इन्फ्लुएंसेस मेनी ऑफ हर डिसीजंस एंड बिहेवियर्स थ्रू आउट हर लाइफ। यानी इन दोनों की आपस में भी फिर नहीं बनती, क्योंकि ये भी एक स्ट्रिक्ट टाइप, जैसे इसके हस्बैंड स्ट्रिक्ट टाइप है, यानी हैगर के जैसे हस्बैंड स्ट्रिक्ट टाइप है, इसी तरह इसके जो फादर है वो भी स्ट्रिक्ट टाइप है। Lottie Dresser, Hagar's childhood friend who remains a constant presence in her life even as they grow older। Lottie serves as a source of support and companionship। कहते हैं ना, लाइफ में आपके पास एक ना एक ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए जो आपको हर मुसीबत में या हर जगह काम आए। तो ये उसकी मिसाल है, जैसे लॉटी ड्रेसर हैगर शिपले की यानी सबसे पुरानी दोस्त हैं। मैट शिपली, हैगर्स ब्रदर हु डाइज एट अ यंग एज, ये हैगर का भाई है, ठीक है, और यंग एज में इसकी डेथ होती है। हिज डेथ डीपली इफेक्ट्स हैगर एंड इन्फ्लुएंसेस हर रिलेशनशिप्स एंड चॉइसेस थ्रू आउट हर लाइफ।
इजी लैंग्वेज है, ठीक है, हर चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट करेक्टर मुझे लगता है वो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मिसिस शेपली, ये हैगर की माँ है, और इसकी भी जब ये यंग थी तो ये इसकी डेथ हो जाती है, यानी जब हैगर यंग थी तो इसकी मदर यानी मिसिस शेपली की डेथ हो जाती है, और इस तरह ये इसका भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है इसकी लाइफ में। एलन साइमंस, जॉन शिफलीज वाइफ, ठीक है, जॉन शिफली की वाइफ है, हु इज़ पोर्ट्रेड एज मेट्रलिस्टिक एंड एम्बिशियस। हर रिलेशनशिप विद हैगर इज़ करेक्टराइज बाय टेंशन एंड रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मीन नाराज़गी, ठीक है। टीना साइमंस, मार्विन शेफलीज डॉटर, हु इज़ ओपन कॉट। अब ये सारे माइनर करेक्टर्स हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आपको वाकई करेक्टर्स के बारे में जानना है, क्योंकि मैंने एक एक करेक्टर लिखा है, चाहे इंपॉर्टेंट है या ना है, माइनर है, मेजर है, जितने भी ये सारे लिखे हैं। तो जहाँ तक इम्पॉर्टेंट है वो आपको प्रोटोगनिस्ट का पता होना चाहिए। इसी तरह प्रोटोगनिस्ट के जो हस्बैंड हैं, उसके मदर, फादर, और उसके जो बेटे और बेटियाँ हैं उसके बारे में। बाकी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पेपर में आ सकते हैं। आपसे अगर पूछते हैं कि करेक्टर्स के बारे में लिखे तो अच्छे नंबर लेने, तो आप एक एक करेक्टर लिखें। मिस्टर ट्रॉय, हैगर्स टीचर, ये मेंटोर हैं, ठीक है, हैगर के टीचर हैं, और इस तरह इसका भी थोड़ा बहुत रोल है। इसी तरह आंटी डोल, ये हैगर शिपले की जो है आंट है, हु प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हैगर थ्रू आउट हर लाइफ। तो ये भी इसे हर ज़िंदगी के हर मोड़ में इसको सपोर्ट देती है। अब यहाँ से जो है समरी की लाइक जो नावल है, आपको बेहतर समझ आए कि इस नावल में है क्या। तो द स्टोन एंजल बाय मार्गरेट लॉरेंस टेल्स द स्टोरी ऑफ हैगर शिपली, ठीक है। ये एक एल्डरली वुमेन है, रिफ्लेक्टिंग ऑन हर लाइफ एज शी नेज द एंड। तो ये अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है, यानी सोचती है पास्ट के बारे में, ठीक है, क्योंकि ओल्ड हो चुकी है अब। द नावल इज स्ट्रक्चर्ड एज अ सीरीज ऑफ फ्लैशबैक्स। फ्लैशबैक से मुराद यही कि पास्ट के बारे में सोचना, यानी माजी के बारे में सोचना। विद हैगर रिकॉलिंग सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स फ्रॉम हर पास्ट, अपने सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स पास से रिकॉल करना। हैगर ग्रू अप इन द स्मॉल टाउन ऑफ मनविका, मैनिटोबिया, अंडर द स्ट्रिक्ट ऑफ रूल ऑफ हर फादर। ठीक है, ये एक जगह का नाम है, तो यहाँ से जो है इसकी परवरिश होती है, मतलब यहाँ ये पैदा होती है, और इसके फादर यहाँ मतलब इसकी परवरिश करते हैं, और ये एक स्ट्रिक्ट टाइप फादर होते हैं, ठीक है। जैसन कैरी, हर मदर डाइड व्हेन शी वाज यंग, और इसकी मदर जो है वो डेथ, जब ये यंग थी उसकी डेथ हो जाती है। लिविंग हर फीलिंग इमोशनली डिस्टेंट फ्रॉम हर फादर, ठीक है। तो इसके फादर वो ओबियसली स्ट्रिक्ट टाइप हैं, तो बच्चे पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। डिस्पाइट हर फादर्स विशेज़, हैगर मैरीज ब्रैम शिपली। फादर की ख्वाहिश थी कि भाई आप मतलब अपनी बेटी को कहते कि आपने ब्रैम शिपली के साथ शादी करनी है, तो वो उससे शादी कर लेती है। और रफ़ एंड अनरिफाइनमेंट, और ब्रैम शिपली जो है ये रफ़ यानी एक डिफ़िकल्ट टाइप हस्बैंड होते हैं, और अनरिफाइंड मैन होते हैं। थ्रू आउट देयर मैरिज हैगर एंड ब्रैम हैव अ tumultuous रिलेशनशिप मार्क बाय कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। यानी ये जो मियाँ बीवी है, हैगर और ब्रैम, ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं ना, ये दोनों भी आपस में लड़ते रहते हैं। डिस्पाइट दिस दे हैव टू सन्स, इनके दो बेटे हैं जिसका नाम है जॉन एंड मार्विन। जॉन इनहेरिट्स हिज फादर्स रच क्वालिटीज़ एंड बिकम्स अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो इसमें से एक जो है वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है, वाइल मार्विन इज़ मोर सेंसिटिव एंड स्ट्रगल्स टू फाइंड हिज पीस इन द वर्ल्ड। लेकिन जो मार्विन है वो स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे मतलब एक ऐसी जगह मिले जहाँ पे सुकून हो, दुनिया में सुकून चाहिए उसे, ठीक है, और सेंसिटिव टाइप बंदा है। लेकिन जो एक बेटा है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं। As Hagar reflects on her life, she grapples with themes of pride, regret and mortality. तो जब वो अपने आप को, अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है हैगर शिपली, तो उसे सिर्फ पछतावा, प्राइड और मॉर्टेलिटी, इन चीज़ों को लाइक ये थीम्स हम निकाल सकते हैं। शी इज़ फायर्सली इंडिपेंडेंट एंड ओपन क्लैशेस विद दोज अराउंड हर, इंक्लूडिंग हर ओन चिल्ड्रन। तो ये इवन अपने बच्चों के साथ भी समटाइम्स इसके क्लैशेस होते हैं। मैंने बताया ना कि ये जो हमारी राइटर है मार्गरेट लॉरेंस, इसके जितने भी नॉवेल्स या वर्क्स हैं, इसमें प्रोटोगनिस्ट जो है वो एक डिफ़िकल्ट टाइप प्रोटोगनिस्ट होते हैं, ठीक है। हर स्ट्रेन रिलेशनशिप्स विद हर फैमिली मेम्बर्स, पर्टिकुलरली हर सन्स, वेग हेविली ऑन हर कंसाइंस, ठीक है। इसी तरह जैसे अपने बेटों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप रिलेशनशिप इनका होता है। As she confronts her own mortality, Hagar begins to reassess her life choices and seeks reconciliation with her past.
अब हैगर जो है वो चेंज होने लगती है, यानी अपने पास्ट के साथ, माजी में जो उसने किया है उसके साथ, या अब जो प्रेजेंट है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने, यानी बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने लगती है। शी रिविजिट्स मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड, her marriage and her relationships with her family and friends. Through these reflections, she comes to understand the impact of her pride and stubbornness on her relationships and tries to make amends before it's too late. अब मतलब उसे पता चल जाता है कि भाई जो मैं कर रही हूँ ये गलत है और मुझे अपनी लाइफ जो है नॉर्मल जीनी है। तो जैसे वो पहले ज़िद करती थी, अब वो ज़िद करना उसने छोड़ दिया है। क्यों? बचपन में जैसे मैंने बताया ना, हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ये एक ज़िद्दी टाइप लड़की थी, जब हम इसके करेक्टर को डिस्कस कर रहे थे। अब आखिर में क्या होता है? इन द एंड हैगर फाइंड्स अ सेंस ऑफ पीस एंड एक्सेप्टेंस बट इट कम्स एट अ कॉस्ट। अब आखिर में उसे एक सुकून तो मिल जाता है और ये जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट करती हैं। एट अ कॉस्ट शी रियलाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड कनेक्शन विद अदर्स। लेकिन फिर भी इसे एक ज़िल्लत टाइप ज़िंदगी जो है वो गुजार रही होती है, यानी ह्यूमिलिटी फेस करती है। कनेक्शन जैसे अदर्स, जिससे पहले इसके अदर्स के दूसरों के साथ कनेक्शन थे वो कुछ अजीब से अचानक चेंज होना, तो ये भी एक किस्म का लाइक आपकी लाइफ में एक इफ़ेक्ट पड़ता है। Even as she grapples with the limitations of old age, the stone angel offers a poignant exploration of aging family dynamics and the search for meaning and redemption in life's twilight years. तो आखिर में जैसे मैंने बताया ना, बस ये एक क्या कहते हैं, रिग्रेट फेल करती है, ह्यूमिलिएशन फिर भी फेल करती है क्योंकि ये अचानक चेंज हो जाती है, और जो ज़िद वगैरह थी वो इसने छोड़ दी अब। तो यही इस तरह ये अपने जो पास्ट वगैरह के बारे में सोचती थी वो अब इसने छोड़ दिया है, सोचना छोड़ दिया है, और इस तरह ये नावल की फिर एंडिंग होती है। अगर इसके थीम्स की बात करते हैं, सबसे पहला थीम हमारे पास बनता है प्राइड एंड स्टबॉर्ननेस। Hagar Shipley's pride and stubbornness are central themes of the novel. Her refusal to show vulnerability to ask for help leads to strained relationships and missed opportunities for connection with others. तो ये क्यों थीम रखा गया? देखो, एक तो बचपन में ये स्टबॉर्ननेस यानी स्टबॉर्न टाइप थी, यानी ज़िद्दी टाइप थी। इसके अंदर एक गुरूर था, प्राइड था, ठीक है, मुतकब्बिर टाइप लड़की थी। तो इस तरह ये जो है एक इम्पॉर्टेंट थीम रखा गया है, और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ इसने मिस की। किस वजह से? यानी रिलेशनशिप में बहुत सारी खलल जब आती थी वो इसकी ज़िद की वजह से, इसके प्राइड की वजह से। फैमिली डायनेमिक्स, फैमिली को डिस्कस किया गया है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि किस तरह अपने पेरेंट्स, हस्बैंड, बच्चों के साथ, बेटी के साथ इसका क्या रिलेशन किस तरह रहता था, किस तरह उसको ट्रीट करती थी। ये सारी चीज़ें हमने नावल के समरी और इसके जो करेक्टर्स उसमें डिस्कस कर लिया था। Aging and mortality. As Hagar confronts her own mortality, the novel examines the process of aging and its impact on relationships and self-reflection. The passage of time forces Hagar to control her past and come to terms with her regrets. तो वक्त के साथ कहते हैं ना, इंसान बदल भी जाता है, कोई सुधर जाता है, कोई और दूसरे कामों की तरफ आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी करेक्टर है वो सुधर जाती है, यानी हैगर शिपली जो है वो सुधर जाती है, और उससे रिग्रेट होती है अपने पास्ट पे जो उन्होंने एक किस्म की ज़िद करती थी, प्राइड था उसके अंदर, अब वो उस पर रिग्रेट कर रही है, ठीक है। तो मॉर्टेलिटी जो है वो एक थीम रखा गया है। Gender roles. The novel also explores traditional gender roles and expectations, particularly in the context of Hagar's upbringing and marriage. Hagar's struggle for independence and autonomy in a patriarchal society is a recurring theme. तो ये जो सोसाइटी थी ये भी पेट्रियार्कल टाइप थी, जैसे मैंने बताया ना कि इसके जो फादर थे स्ट्रिक्ट टाइप थे, इसके जो हस्बैंड थे वो भी स्ट्रिक्ट टाइप थे, ये ख़ुद भी एक स्ट्रिबॉन टाइप लड़की थी। लेकिन यहाँ पे जेंडर रोल्स बताया गया, यानी फ़ीमेल मेल का क्या रोल था, यानी इसके जो हस्बैंड थे वो इसको कैसे ट्रीट करते थे, इस तरह एक फ़ीमेल को इस तरह ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप लोग अपने आप से भी लिख सकते हैं अगर क्रिटिकल एनालिसिस आपने करनी हो इस नावल की। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।